हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हमने देखा था कि भाई जो अध्याय 3 पढ़ा रहे थे मानव जनन, तो इसमें हमने एक पार्ट देख लिया था। आज लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2 है। तो इसमें हम देखेंगे, अभी तक हमने ये बताया कि भाई कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या होते हैं, हाँ, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, द्वितीय क्या सहायक लैंगिक अंग क्या होता है। तो इस सब को हमने देखा। सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, इस सब को हमने देखा। तो अब इसके बाद हेडिंग आप लोग डालेंगे वृषण। तो वृषण डालेंगे तो टेस्टी जिसे कहते हैं। तो अब देखो, अभी हमने तक पढ़ा था कि सहायक नलिका क्या है, सहायक ग्रंथि क्या है, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई वृषण। तो भाई वृषण क्या होता है, टेस्टिस। तो ये देखो, हमने एक डायग्राम बनाया है, तो इसी के माध्यम से आपको समझाएंगे हम। तो भाई वृषण क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे आप वृषण, तो उसमें लिखिएगा कि भाई वृषण जो होता है, वृषण मनुष्य में वृषण एक जोड़ी पाया जाता है। क्या, मनुष्य में वृषण जो होता है एक जोड़ी भी पाया जाता है। और वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। क्या, वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहे। क्या, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहे, इसलिए होता है। अगर वृषण का तापमान शरीर के तापमान से ज़्यादा रहेगा तब तो युग्मक नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर जब वृषण का तापमान शरीर के तापमान से ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर युग्मक बनेगा नहीं, और जब युग्मक नहीं बनेगा तो जनन नहीं होगा, और जनन नहीं होगा तो पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व बना नहीं रहेगा। ये तो आप जानते हैं। इसीलिए यही कारण है कि भाई वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि युग्मक बनने के लिए। क्या, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ना रहे तब तक युग्मक नहीं बन पाएंगे। बस सीधी सी बात है। अगर कोई पूछ लिया कि भाई वृषण का तापमान शरीर के तापमान से क्यों कम रहता है, तो सीधे से बोल देना कि भाई कि युग्मक बनने के लिए। क्योंकि जब तक शरीर का तापमान वृषण के तापमान से कम वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कम नहीं रहेगा तब तक युग्मक का निर्माण नहीं होगा। अगर शरीर का तापमान ज़्यादा रहेगा तब युग्मक वहाँ पर नहीं बन पाएगा। अगर शरीर के तापमान से वृषण का तापमान कम है तब तो वहाँ पर युग्मक बन जाएगा। तो हमें आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया है कि भाई ये बताओ कि वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितने डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो आपको वहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन देकर दिया रहेगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा एडजेक्टिव में। तो हम आगे चलेंगे। तो हमने क्या बोला कि भाई आप लोग डालिए वृषण टेस्टिस, उसमें लिखिएगा कि मनुष्य में वृषण एक जोड़ी में पाया जाता है। क्या, मनुष्य में वृषण एक जोड़ी में देखो एक जोड़ी है ना, तो मनुष्य में वृषण एक जोड़ी में पाया जाता है। वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। क्यों? ऐसा इसलिए कि वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसलिए क्योंकि युग्मक का निर्माण हो सके। अगर शरीर का तापमान वृषण के तापमान से ज़्यादा होता है तब वहाँ पर अगर वृषण का तापमान शरीर के तापमान से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर युग्मक नहीं बन पाएगा। बस इतना लिखना है। लिखिए इतना। अब आगे चलते हैं। तो भाई अब आगे ये चित्र बनाइएगा आप। अभी तक हमने वृषण बोला, तो वृषण में आप लिखेंगे कि वृषण मनुष्य में वृषण एक जोड़ी में पाया जाता है। वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। ऐसा इसलिए होता है कि शरीर का तापमान वृषण के तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युग्मक बन सके। अगर शरीर का तापमान ज़्यादा है तो वहाँ पर युग्मक नहीं बन पाएगा। अगर वृषण का तापमान शरीर से ज़्यादा है तो वहाँ पर युग्मक नहीं बन पाएगा। अगर वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कम है तो वहाँ पर आपका युग्मक बन जाएगा। बस इतना लिखने के बाद आप फिर से डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम बनाने के बाद आप अब एक एक चीज़
हमारे साथ समझिएगा। स्ट्रक्चर डालिएगा, स्ट्रक्चर डाल के छोड़ दीजिएगा। अब देखो जितना हम बोल रहे हैं उसके बाद वीडियो आप पॉज करके जितना हम बोलते जाएं उतना लिखते जाइएगा। तो जब हम बोलेंगे लिखने के लिए तभी लिखिएगा, अभी नहीं। तो देखो भाई हम ये बताया कि अब देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर डाल के छोड़ दीजिए, आप समझिए। तो क्या होता है कि देखो प्रत्येक वृषण में क्या होता है कि प्रत्येक वृषण में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ये अब इसमें आ जाओ, देखो प्रत्येक वृषण में क्या देखो भाई ये क्या होता है, ये वृषण है, वृषण है, एक जोड़ी पाया जाता है। तो ये जो कवरिंग है इसकी, ये कवरिंग जो इसकी बनी है भाई, ये हम बता रहे हैं ये वाला। तो ये कवरिंग है इसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम, मतलब वृषण कोश कहते हैं। जो इसकी कवरिंग है इसे वृषण कोश मतलब स्क्रोटम कहते हैं। अब ये तो टेस्टिस है ही, टेस्टिस की संरचना। तो अब इसका तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है शरीर के, बस। अब देखो इस पे आ जाओ, हमको मेन समझना ये यही है। तो हमने क्या बताया कि हम एक लिए, क्या एक वृषण हम लिए एक, तो उसको हमने थोड़ा जूम करके देखा। जूम करके देखने के बाद हमको ये पता चला कि भाई प्रत्येक वृषण के, एक वृषण की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 है मनुष्य में, एक जोड़ी पाया जाता है, तो हम एक ही की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक वृषण में 250 कंपार्टमेंट होता है। क्या 250 कंपार्टमेंट होता है। ये कंपार्टमेंट, इसे क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट कहते हैं। यानी इन कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, वृषणीय पिंडक कहते हैं। क्या वृषणीय पिंडक कहते हैं। तो प्रत्येक वृषण में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इन कंपार्टमेंट को वृषणीय पिंडक कहते हैं या टेस्टिक्युलर लैब्यूल कहते हैं। ये वृषणीय पिंडक या टेस्टिक्युलर लैब्यूल कहते हैं। और ये 250 में पाए जाते हैं, 250 में पाए जाते हैं। तो हमने ये बताया कि भाई कि प्रत्येक वृषण में 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। क्या 250। तो उसमें क्या होता है कि भाई अब 250 कंपार्टमेंट पाया जाता है। तो अब देखो एक में पाया जाता है। क्या एक में, हमने एक की चर्चा की है यहाँ पर, 2 की नहीं, दोनों की। हम केवल एक ही ऐसे उठाए हैं इसको लेकर, दोनों नहीं। तो प्रत्येक वृषण में 250 कंपार्टमेंट पाया जाता है। और उन 250 कंपार्टमेंट में हर एक कंपार्टमेंट को एक को टेस्टिक्युलर लैब्यूल कहते हैं। ये एक हुआ, 2 3 4 ऐसे, मतलब वृषणीय पिंडक इसे कहते हैं। तो टेस्टिक्युलर लैब्यूल पे होते हैं, 250 पाए जाते हैं। तो इसके बाद आता है कि एक पिंड, क्या एक पिंड में 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है। क्या एक पिंड में, एक वृषणीय पिंडक में, ये वृषणीय पिंडक है ना भाई, एक वृषणीय पिंडक में 1 से 3, देखो 1 2 3, 1 2 3 मतलब 1 या 2 या 3, मतलब 1 से 3। तो 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है। क्या शुक्रजन नलिका पाई जाती है। अब इन शुक्रजन नलिका के बीच में क्या, अब इन शुक्रजन नलिका के बीच में देखो ये और जो ये, देखो ये स्थान खाली स्थान, ये खाली स्थान, ये खाली स्थान। तो जो ये खाली स्थान बचता है इसी को हम क्या कहेंगे, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। समझ में आया। तो भाई हमने यही कहा तो देखो भाई हमने यही कहा कि भाई अब 1 से 3 एक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है। तो भाई जो 1 से 3 शुक्रजन नलिका है, अब उसके बीच में जो खाली स्थान बचा, देखो ये जो खाली स्थान बचा है, ये जो खाली स्थान बचा है इसे हम अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका कहते हैं, पाई जाती है। तो भाई अब शुक्रजन कोशिका क्या होती है, शुक्रजन कोशिका देखो ये है, अब ये देखो 1 से 3 पाई जाती है। तो ये अब अगर इसको हम ऐसे, मतलब क्या होता है कि इसको इतना हम उठा के लेके आए कहाँ पर, ये इसको हम उठा के लेके आए यहाँ पर। क्या इसको हम उठा के देखो इतना जो, देखो एक जो ये रस्सी है ना, मतलब एक धागे तरह जो लाइन खींची है, मतलब ये शुक्रजन कोशिका है। तो एक अब इसको बीच से हमने इसे काट दिया, मतलब क्या ऐसे मैंने तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया एक नलिका को, मतलब सब में वही पाया जाएगा जो एक में पाया जाएगा। तो ऐसे थी तो उसको हमने ऐसे तोड़ दिया। तो देखो मतलब एक को ऐसे उठा के हमने लाया, तो देखा जब उसको काटा तो जैसे अब ये था तो इसको बीच से हमने काट दिया। देखो बीच से काटे ना, तो बीच से काट दिया, जब बीच से काट दिए तो हम ये अलग हो गया। क्या ये अलग हो गया, मतलब देखो ऐसे काट दिए हम बीच से,
तो काट दिए तो ऐसे अलग हो गया, मतलब एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा। तो इसको क्या होता है कि भाई अब इसको यहाँ पर आओ, देखो यहाँ तक जब हम बीच से काटे इसको बीच से जब काटने के बाद हम इसको यहाँ देखते हैं ऐसे जो होता है, तो यहाँ देखते हैं यहाँ दो प्रकार की कोशिका होती है। शुक्रजन कोशिका में, शुक्रजन नलिका में, देखो ये शुक्रजन नलिका है ना, तब इसको जब हम काटे तो यहाँ पर दो प्रकार की कोशिका पाई गई। हमने देखा कि दो प्रकार की कोशिका पाएगी, कौन कौन सी, एक शुक्रजन कोशिका थी, एक सर्टोली कोशिका थी। तो भाई शुक्रजन कोशिका जो थी वो क्या निर्माण कर रहा था, शुक्राणु का, क्या वो शुक्राणु का निर्माण कर रहा था। और सर्टोली कोशिका क्या होती है कि वो जो शुक्राणु बने हैं वो उसको पोषण प्रदान करता है, कौन, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल शुक्रजन कोशिका को पोषण प्रदान करता है, तो ये नष्ट होकर इसको पोषण प्रदान करता है, और ये शुक्रजन कोशिका क्या होती है, शुक्राणु का निर्माण करता है, बस। तो अब इधर आते हैं हम देखो होता क्या है कि भाई शुक्रजन कोशिका में शुक्राणु का निर्माण होता है, बताया ना। फिर उसके बाद और सर्टोली कोशिका नष्ट होकर इसको पोषण प्रदान करती है। अब शुक्रजन नलिका 1 से 3, मतलब शुक्रजन नलिका जो होती है 1 से 3 शुक्रजन नलिका जो होती है भी होती है। उसके बाद जो कंपार्टमेंट होता है, देखो हमने बताया ना, उसके बाद जो कंपार्टमेंट होता है, जो खाली स्थान पाया जाता है, उसमें उसे क्या कहते हैं, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। तो अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका कहते हैं। अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका नर हार्मोन उत्पन्न करती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन व अन्य हार्मोन एंड्रोजन का स्रावन करती हैं। तो ये दो प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती हैं। तो अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ये आता है कि भाई सहायक, अब यहाँ से सहायक नलिका के बारे में अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ये बताओ कि क्या होता है कि पिंडा, ये वृषणीय पिंडक क्या होता है, वृषण क्या होता है, तो भाई वृषण का तापमान क्या होता है, उस युग्मक कैसे बनते हैं, कितने तापमान से। तो अब तक हमने ये जाना। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई हमने पिछले जो वीडियो बनाया गया था, जो वीडियो बना था पिछले वाले में, तो उसमें हमने बताया था कि भाई ये बताओ कि सहायक नलिका और सहायक ग्रंथि के बारे में। तो हमने बोला भी था कि इसका प्रयोग हम आगे करेंगे। तो आपने शायद पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। तो अब इसकी चर्चा करेंगे हम। तो हमने क्या बताया कि भाई पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि शुक्रजन एक था कि भाई सहायक ग्रंथ थी और एक सहायक नलिका थी। तो सहायक नलिका और सहायक ग्रंथ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो हमने बताया था भी कि इसका आगे प्रयोग होने वाला है, तो यहीं पर प्रयोग होने वाला है। देखो अब सहायक नलिका के बारे में पढ़ेंगे। क्या, सहायक नलिका के बारे में पढ़ेंगे। यहीं से उसको भी समझा देते हैं क्योंकि आ गया है। तो भाई क्या होता है, शुक्रजन नलिका जो होती है वो वृषणीय पिंडक से बाहर आती है। क्या, ये अब इसको देखो यहीं से आपको यहाँ तक जो है ना, मूत्रमार्ग तक, इसको मतलब मूत्रमार्ग तक, यहाँ तक आपको शुक्रजन नलिका के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद सहायक ग्रंथि के बारे यहाँ सहायक नलिका के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद सहायक ग्रंथि के बारे में बताया जाएगा। तो होता क्या है कि अब शुक्रजन नलिका कोशिका जो होती है वो वृषणीय पिंडक से बाहर आती है। ये जो एक कोशिका, हम एक की बात कर रहे हैं, जो एक शुक्रजन कोशिका, यहाँ पर 3 है, तो एक क्या होती है, ये बाहर आती है। क्या, शुक्रजन कोशिका जो होती बाहर आती है। तो बाहर आती है, इसे रीड टेस्टिस, अब जब बाहर आती है तो सबसे पहले कहाँ खुलती है, रीड टेस्टिस में। अब रीड टेस्टिस क्या होता है, ये रीड टेस्टिस उस नलिका को रीड टेस्टिस कहते हैं। अब रीड टेस्टिस क्या होता है, रीड टेस्टिस भाई आगे चलकर कहाँ खुलता है, शुक्रवाहिका में। क्या, वासा रेफरेंसिया में। तो अब ये शुक्रवाहिका जब आगे चल के रीड टेस्टिस आगे चल के शुक्रवाहिका में खुलता है, तब अब ये शुक्रवाहिका जो होती है वो आगे चलकर एक अतिकुंडली संघनित संरचना वाला, जिसे कहते हैं आदिवृषण। तो शुक्रवाहिका कहाँ खुलता है, आदिवृषण में। तो मतलब अतिकुंडली संरचनादार ये संरचना है। तो अगर पूछ लिया कि भाई अतिकुंडली संरचनादार कौन सी होती है, तो आदिवृषण। तो आदिवृषण में खुलता है। तो आदिवृषण, फिर उसके बाद आदिवृषण आगे चलकर आदिवृषण आगे चलकर कहाँ खुलता है, मूत्रमार्ग में, जिसे कहते हैं
शुक्रवाहिनी। तो बस यही शुक्रवाहिका अतिकुंडलित संरचना जिसे हम कहते हैं क्या है, अधिवृषण। फिर अधिवृषण धीरे धीरे आगे बढ़कर या ऊपर की ओर मूत्रमार्ग में खुलता है जिसे कहते हैं शुक्रवाहिनी। बस अब इसके बारे में लिखेंगे आप। उसके बाद सहायक ग्रंथि, सहायक नलिका, सहायक नलिका हो गई। अब सहायक ग्रंथि के बारे में हम आगे बता देंगे। अब लिखना है आपको, हेडिंग डालिए, हेडिंग आप डालिए कि स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपको ये लिखना है स्ट्रक्चर में आपको लिखना है कि एक पिंडक में, एक विषणी पिंडक में, इसको देखो डायग्राम बना के, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ऐसे ही लिख डालिएगा, नहीं तो एक बार फिर से देखो, हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं स्पीड में। देखो एक वृषणीय पिंडक में 250 देखो एक वृषणीय पिंडक में 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। उन 250 कंपार्टमेंट को वृषणीय पिंडक या टेस्टिकुलर लाब्यूल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है। अब ये 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है, उसमें क्या होता है कि फिर उसके बाद बीच बीच में जो खाली स्थान बचता है, ये बीच बीच में जो खाली स्थान बचता है, उस स्थान को हम, उसमें अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका पाई जाती है। अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका नर हार्मोन्स का स्राव करती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन व अन्य एंड्रोजन हार्मोन्स। फिर अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे सहायक नलिका के बारे में। फिर उसके बाद लिखेंगे शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका टेस्टिकुलर लाब्यूल मतलब वृषणीय पिंडक से बाहर आकर रीड टेस्टिस में खुलती है। अब रीड टेस्टिस आगे बढ़कर शुक्रवाहिका में खुलती है। शुक्रवाहिका आगे बढ़कर अतिकुंडली संरचना वाला जिसे हम कहते हैं अधिवृषण, तो उसमें खुलती है। तो अधिवृषण धीरे धीरे आगे बढ़कर मूत्रमार्ग में खुलता है जिसे कहते हैं शुक्रवाहिनी। बस इतना से लिखना है आपको इसके बारे में और कुछ नहीं। फिर उसके बाद आता है सहायक ग्रंथि के बारे में, तो उसके इसको हम बाद में लिखा देंगे इसके बाद। तो आप लोग डायग्राम बनाइएगा, जितना हमने बोला उसको लिखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से हम बोल देते हैं। तो हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर, तो उसमें लिखिएगा कि एक वृषण में 250 कंपार्टमेंट पाया जाता है। 250 कंपार्टमेंट पाया जाता है, तो उन कंपार्टमेंट को वृषणीय पिंडक या टेस्टिकुलर लाब्यूल कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वृषण में शुक्रजन कोशिका पाई जाती है जो 1 से 3 की संख्या में होती है। अब शुक्रजन कोशिका के बीच बीच में जो खाली स्थान बचता है उसे अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका कहते हैं। तो अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका कहते हैं। तो अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका नर हार्मोन उत्पन्न करती हैं जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन या अन्य एंड्रोजन हार्मोन्स। फिर उसके बाद हेडिंग थोड़ा डालिएगा सहायक नलिका के बारे में। अब सहायक नलिका के बारे में लिखेंगे कि शुक्रजन कोशिका वृषणीय पिंडक से बाहर आती है और बाहर आकर रीड टेस्टिस में खुलती है। तो रीड टेस्टिस आगे बढ़कर शुक्रवाहिका में खुलता है। शुक्रवाहिका अतिकुंडली संरचनादार वाला संरचना जिसे हम अधिवृषण कहते हैं, तो उसमें खुलता है। तो अधिवृषण धीरे धीरे प्रवेश करके मूत्रमार्ग में खुलता है जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। बस इतना लिखना है आपको। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सहायक ग्रंथि के बारे में। तो सहायक ग्रंथि के बारे में आप हेडिंग डाल के लिखिएगा। सहायक ग्रंथि हम कितना बताए थे, कितनी सहायक ग्रंथि बताया भाई? हमने सहायक ग्रंथि लिखाई थी तो कितना लिखाया था हमने, बताओ? 3 लिखाए थे। कौन कौन सा? एक शुक्राशय था, दूसरा प्रोस्टेट था, तीसरा वाल्वोइरेथ्रल या काउपर ग्रंथि था। तो अब सहायक ग्रंथि के बारे में लिखेंगे आप। अब हेडिंग डालिएगा सहायक ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथि के बारे में आप लिखेंगे, उसमें लिखना क्या है कि भाई शुक्राशय जो होता है सेमिनल वेसिकल, तो सेमिनल वेसिकल जो होता है वो एक जोड़ी में पाया जाता है। मनुष्य में सेमिनल वेसिकल जो होता है शुक्राशय एक जोड़ी में पाया जाता है जिससे तरल का स्राव होता है। क्या? जिससे तरल का स्राव होता है, जिससे तरल का स्राव होता है जो वीर का अधिकांश भाग बनाता है। क्या? जो वीर का अधिकांश भाग बनाता है। इस तरल में मेन रूप से फ्रैक्टोज पाया जाता है और प्रोटीन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन भी पाया जाता है। बस आपको सहायक ग्रंथि हेडिंग डालेंगे, उसमें नंबर 1 हेडिंग डालिएगा आप शुक्राशय। शुक्राशय के आगे लिखिएगा
सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय सेमिनल वेसिकल के आगे लिखिएगा कि यह शुक्राशय मनुष्य में एक जोड़ी में पाया जाता है। फिर उसके बाद शुक्राशय मनुष्य में एक जोड़ी में पाया जाता है। यह तरल का स्राव करता है, यह तरल का स्राव करता है, जिससे तरल का स्राव करता है वीर्य का अधिकांश तथा यह वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। इस तरल में मेन रूप से फ्रैक्टोज पाया जाता है तथा प्रोटीन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन भी पाया जाता है। बस इतना लिखना है। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि में आप लिखेंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि से भी एक दुधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है। यह क्षारीय पदार्थ प्रोस्टेट ग्रंथि से एक दुधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है। यह क्षारीय पदार्थ मूत्र मार्ग में मूत्र की अम्लीयता को, जो मूत्र मार्ग से जो उत्पन्न होता है अम्लीयता, उसको निष्प्रभावित कर देता है। बस इतना लिखना है। समझ में आया कि नहीं? हेडिंग डालिएगा प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद लिखिएगा कि प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक दुधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है। यह क्षारीय पदार्थ ही मूत्र मार्ग में मूत्र से उत्पन्न जो अम्लीयता होती है उसको निष्प्रभावित कर देता है। बस उसको निष्प्रभावित कर देता है। बस इतना लिखना है। अब हेडिंग डालिएगा का वाल्वो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। भाई वाल्वो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि, उसके बाद हेडिंग डाल के इसमें लिखिएगा ये क्या होती हैं। ये ग्रंथि भी एक तरल का स्राव करती हैं। क्या? ये ग्रंथि भी एक तरल का स्राव करती हैं। वह तरल लुब्रिकेशन या स्नेहक या चिकनाहट को बनाए रखता है। क्या? ये ग्रंथि भी एक तरल का स्राव करती हैं। यह लुब्रिकेशन या स्नेहक या चिकनाहट को बनाए रखता है। बस ना। अरे भाई जब एक तरल का ये स्राव करती हैं तो वह तरल जो होता है लुब्रिकेशन, स्नेहक या चिकनाहट को बनाए रखती हैं। बस इतना लिखना है कि आप हेडिंग डालेंगे प्रोस्टेट वाल्वो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। उसमें बस इतना लिखना है कि ये ग्रंथि भी तरल का स्राव करती हैं। वह तरल लुब्रिकेशन, स्नेहक या चिकनाहट को बनाए रखती है। बस आपको बस इतना ही लिखना है। तो आपको, हमको लगता है कि जितना भी पढ़ा है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखो हमने क्या बताया भाई, वृषण। सबसे पहले डिस्कस हमने क्या किया, वृषण। तो वृषण क्या होता है? वृषण मनुष्य में एक जोड़ी में पाया जाता है। ये देखो मनुष्य में एक जोड़ी में पाया जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, वृषण क्या होता है, वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है। ऐसा इसलिए कम होता है क्योंकि युग्मक बन सके। बस जब तक वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कम नहीं रहेगा तब तक युग्मक नहीं बन पाएगा। अगर जब वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कम है तब युग्मक बन पाएगा। बस उसके बाद दूसरी हमने चर्चा ये किया कि भाई इसकी जो कवरिंग है इसको स्क्रोटम या वृषण कोश कहते हैं। फिर देखो अब एक वृषण की हम अगर बात की ही जाए, एक वृषण की संरचना हमने जूम करके देखा तो एनालाइज करके ये पाया कि प्रत्येक वृषण में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। उन कंपार्टमेंट को वृषणीय पिंडक या टेस्टिकुलर लाब्यूल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन कोशिका पाई जाती है। अब इन शुक्रजन कोशिका के बीच बीच में जो जगह बचती है उसे अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका कहते हैं। अब अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका नर हार्मोन उत्पन्न करती हैं जिसे टेस्टोस्टेरोन व अन्य एंड्रोजन हार्मोन्स कहते हैं। अब सहायक नलिका, उसके बाद इसी में हमने कहा कि अब सहायक नलिका के बारे में इसी में लिख लीजिए। तो अब क्या होता है, सहायक नलिका कितने प्रकार की होती हैं? 4। कौन कौन सी बताए थे? एक शुक्रवाहिका बताए थे, रीड टेस्टिस बताए थे, शुक्रवाहिका बताए थे, अधिवृषण बताए थे, शुक्रवाहिनी बताए थे। हमने 4 प्रकार की नलिका बताए थे। तो देखो अब जो शुक्रजन कोशिका है वो वृषणीय पिंडक से बाहर आती है और बाहर आकर रीड टेस्टिस में खुलती है। रीड टेस्टिस आगे बढ़कर शुक्रवाहिका में खुलती है। तो शुक्रवाहिका आगे बढ़कर अतिकुंडलित संरचनादार वाला संरचना जिसे अधिवृषण कहते हैं तो उसमें खुलती है। तो अधिवृषण धीरे धीरे आगे बढ़कर मूत्रमार्ग में खुलती है जिसे क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। हमने इतना बताया तो शुक्रवाहिनी कहते हैं। फिर अब इसके बाद हमने ये बताया कि अब तो ये हो गया सहायक नलिका के। अब सहायक ग्रंथि के बारे में बताया।
सहायक ग्रंथि के बारे में सबसे पहले हमने ये बताया कि भाई सहायक शुक्राशय होता है। मनुष्य में शुक्राशय एक जोड़ी में पाया जाता है। और शुक्राशय जो तरल का स्राव करता है, इसमें मेन रूप से क्या पाया जाता है, इसमें यह वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है, जिसमें मेन रूप से फ्रैक्टोज तथा प्रोटीन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी पाया जाता है। फिर दूसरी हेडिंग हमने बताया था कि भाई प्रोस्टेट ग्रंथि, तो प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक दुधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है। क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक दुधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है। यह क्षारीय पदार्थ मूत्र से उत्पन्न जो अम्लीयता होती है उसको निष्प्रभावित कर देता है। कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि। फिर उसके बाद आगे हमने बताया था वाल्वो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। तो भाई यह वाल्वो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि भी एक तरल का स्राव करता है। वह तरल लुब्रिकेशन, स्नेहक या चिकनाहट को बनाए रखता है। हमने इतनी चर्चा की अब तक के वीडियो में। तो अब ये वीडियो यहीं पर, अगला वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे। तो अब लगता है हमको ये वीडियो जितना हमने इस पढ़ाया तो आपको समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ इसे आप नोट भी कर लिए होंगे, और हमारे ये वीडियो स्टॉप होने के बाद आप एक एक जितना हमने बताया था एक एक पॉइंट सोचकर अपने से लिखिएगा। पहले अपने से कोशिश करिए जितना हम बताए थे, तो उसके बाद अगर ना आए तो फिर हमारे वीडियो रोक कर पॉज करके आप जितना हम बोले हैं उतना लिख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 2 था। अब लेक्चर नंबर 3 हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। देखो, बायोलॉजी पढ़ना बहुत ही आसान है, बस आप सही से पढ़िए। अगर सही से पढ़ते हैं प्रॉपर से, हमने बार बार बोला है कि आप जब तक प्रॉपर से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए एक अच्छी सी। अगर आप भूल भी जाते हैं तो समझ लो कि आप फिर से देख लीजिएगा और फिर से याद आ जाएगा। लेकिन आप नोट्स नहीं बनाते हैं, ऐसे पढ़ते हैं तो 1 से 3 दिन तक याद रहेगा आपसे, फिर उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो अगर इसको लेकर आपको कुछ भी दिक्कत हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, तो हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कुछ हमारे क्वेश्चन है जो उसको जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये बताओ भाई, शरीर का तापमान वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितने डिग्री सेल्सियस कम होता है? और सहायक ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? और सहायक नलिका कितने प्रकार की होती है? तो भाई किसमें कौन सी ग्रंथि फ्रैक्टोज तथा प्रोटीन स्रावित करता है? और कौन सी ग्रंथि चिकनाहट का काम करती है? और कौन सी ग्रंथि जो होती है वो जो मूत्र मार्ग में उत्पन्न अम्लीयता होती है उसको नष्ट करती है? तो 3-4 क्वेश्चन का हमारा जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।